अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैल्यूस लॉ डिस्कस करेंगे। मैल्यूस एक साइंसदान का नाम था और ये साइंसदान एक लॉ पेश करता है जिसमें ये बताता है कि जब भी कभी लाइट को पोलराइज किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी का ओरिजिनल इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। इस रिलेशनशिप को बनाने वाला साइंसदान था मैल्यूस। और इस फार्मूले को जो कि आगे आपको ड्राइव करवाता हूँ, उस फार्मूले को हम कहते हैं मैल्यूस इक्वेशन। ये साइंसदान जो आपको नज़र आ रहा है यही है वो मैल्यूस जो 1812 में फोर्थ हो गया था और ये काम 1808 में कर गया था। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप ये रीड कर लें, आपके काम आएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी इसका जिक्र था। ब्रिस्टर लॉ में भी मैल्यूस की डिस्कवरी का जिक्र आया था। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से गुजारी जाती है तो हासिल होने वाली लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। लेट्स सपोज इस अनपोलराइज की लाइट की इंटेंसिटी है ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट, और जो पोलराइजर से लाइट बाहर निकली जो आपने अपनी आंखों से देखी, लेट्स सपोज उसकी इंटेंसिटी का नाम है आई। ये आई रिड्यूस्ड इंटेंसिटी होगी और आई नॉट ओरिजिनल इंटेंसिटी होगी। ओरिजिनल कह लें, इनिशियल कह लें, नॉट से मुराद यही समझ लें कि व्हेन देयर इज नो पोलराइजेशन, और जब नॉट नहीं लगा हुआ उसका मतलब कि व्हेन देयर इज अ पोलराइजेशन। ओरिजिनल इंटेंसिटी और ये है रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। रिड्यूस्ड क्यों लिखा, चेंज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पोलराइजर से जब भी लाइट गुजरती है उसकी इंटेंसिटी हमेशा रिड्यूस ही होती है। पहले तो ये नाम आपने याद करने। उसके बाद इस बंदे ने, मैल्यूस ने, जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बंदा कहता है, इससे हम साबित भी करेंगे इस इक्वेशन को। मैल्यूस के मुताबिक रिड्यूस्ड इंटेंसिटी आई बराबर होती है ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट एंड कॉस स्केट थीटा। या थीटा से मुराद एक ऐसा एंगल जो पोलराइजर और एनालाइजर, अभी आगे डायग्राम में आपको बताऊंगा कि एनालाइजर क्या है, पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सेस के दरमियान बनता है। तो इस डायग्राम में एनालाइजर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पोलराइजर है। तो ये जो पहला पोलराइजर होता है, इसमें से लाइट गुजरने के बाद अगर एक और पोलराइजर आगे रख दिया जाए और दूसरे पोलराइजर को बोलते हैं एनालाइजर। ये बात हमने कब डिस्कस की थी? ये बात हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 2 में, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ पोलराइज लाइट। तो बेटा इतना इतना आपको बता दिया है कि जब भी लाइट किसी पोलराइजर से गुजरेगी तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम ही होगी। और बेटा अगर एक दफा पोलराइजर से गुजरती है तो इंटेंसिटी हाफ होती है, और अगली दफा जब गुजरती है तो अगर लाइट मुकम्मल ब्लॉक हो जाती है उसको रोटेट करने पर, दूसरे पोलराइजर को रोटेट करने पर, तो लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर ना रखें, किसी एंगल पर रखें, जैसे कि अगली डायग्राम में आपको दिखाता हूं। जैसे ये अनपोलराइज लाइट आई, ये अनपोलराइज लाइट आई, एक ऑर्डिनरी लाइट जिसमें बहुत सारी प्लेन्स हैं, और ये पहले पोलराइजर से गुजरी। ये पोलराइजर कौन होता है? ये फर्स्ट पोलराइड है, ये फर्स्ट पोलराइड।
पहले नंबर पे जो पोलराइड रखेंगे उसे पोलराइजर ही बोलेंगे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर हम पोलराइजर रखते हैं, सेकंड पोलराइड, उसे हम एनालाइजर बोलते हैं। क्योंकि यही वो पोलराइड है जो हमें बताता है कि पिछली लाइट पोलराइज थी या नहीं। इसलिए इस सेकंड पोलराइजर को ही सिर्फ एनालाइजर बोल सकते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों पोलराइजर हैं, दोनों पोलराइड्स ही हैं, दोनों स्पेशल वही सब्सटेंसेस है जिनमें पास एक्सेस या क्रिस्टोग्राफिक एक्सेस मौजूद होते हैं। दोनों ही लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, लेकिन पहले को पोलराइजर और जो आगे रखा होता है दूसरा, उसको एनालाइजर बोलते हैं, क्योंकि दूसरे को रोटेट करना होता है और दूसरे के एंगल को चेंज करके हमने ये पता लगाना होता है, एनालाइज करना होता है कि पिछली लाइट पहले पोलराइजर से आने वाली लाइट पोलराइज्ड है या नहीं। तो बेटा अब जल्दी से देख लें कि ये एंगल जो पहले पोलराइजर के एक्सेस और दूसरे एनालाइजर के एक्सेस के दरमियान बन रहा है, वो थीटा दिखाई दे रहा है आपको। पहला पोलराइजर, उसके अंदर पास एक्सेस वर्टिकल मान लें, जिस तरह डायग्राम में दिखाया हुआ है। दूसरे पोलराइजर को थोड़ा सा रोटेट किया गया है, क्योंकि उसे रोटेट करना ही होता है, वो एनालाइजर है। तो दूसरे पोलराइजर का इस तरह से पहले पोलराइजर के एक्सेस के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा कह रहे हैं। और मैलुस के मुताबिक ये जो रिड्यूस्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कितना रोटेट किया है। अगर तो आप इस तरह रोटेट कर दें कि ये बिल्कुल दूसरे पोलराइजर का एक्सेस पैरेलल हो जाए पहले के एक्सेस के, तो फिर अगर पहले पोलराइजर से कोई वर्टिकल प्लेन पास कर भी जाती है तो सेकंड पोलराइजर वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से आपको कोई लाइट नजर नहीं आएगी। तो जब कोई लाइट नजर नहीं आएगी तो इसका मतलब कि आपको इंटेंसिटी रिसीव नहीं होगी, आपकी इंटेंसिटी जीरो आएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपने एनालाइजर को हमेशा 90 डिग्री तक ही रोटेट करें। अगर आप 90 तक नहीं करते, 30 तक, 40 तक, 50 तक रोटेट करते हैं, यानी आपका थीटा 90 या जीरो के अलावा कोई और एंगल हो, तो उस केस में आपके पास लाइट की इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होगा? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी तो एंगल पर ही डिपेंड कर रही है, तो आपके पास एंगल से रिलेटेड यहां पे फार्मूला होगा, इस फार्मूले में एंगल भी मौजूद होगा। ये फार्मूला ड्राइव हमने आज करना है, इसी को कहते हैं मैलुस लॉ। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्केयर थीटा। ये स्केयर क्यों आता है ये भी आज देखेंगे। ये आई नॉट जिसमें बारे में पहले बता चुका हूं, ओरिजिनल इंटेंसिटी है। आई ये वो इंटेंसिटी है जो एनालाइजर से निकलने वाली लाइट की होती है, और आई नॉट वो इंटेंसिटी है जो पहले पोलराइजर से निकलने वाली लाइट की होती है। यानी एनालाइजर से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी को हम कहेंगे आई, और एनालाइजर के अंदर पास करने वाली को हम कहेंगे आई नॉट। ठीक हो गया? तो ये बच्चे आगे देखें, इसकी स्टेटमेंट आने लगी है। स्टेटमेंट इसी फार्मूले से बनेगी। ये जो फार्मूला लिखा है इसी को हम इंग्लिश में बोल देंगे। क्या कह सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी आई, यानी ये वाली इंटेंसिटी, इसकी बात कर रहा हूं, इंटेंसिटी आई ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट। ये प्लेन पोलराइज लाइट थी ना, ये वाली लाइट क्योंकि पहले पोलराइजर से गुजर चुकी है, इसलिए ये प्लेन पोलराइज लाइट होगी। ठीक है, ये ऊपर लिखा भी हुआ देखें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इंटेंसिटी आई ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग, ये देखें यहां से गुजर रही है पोलराइजर से, आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर। जब एनालाइजर से गुजरेगी तो फिर ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी, क्योंकि आई नॉट तो कांस्टेंट है, ये चीज तो कांस्टेंट है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम स्टेटमेंट बनाएंगे अपनी कि इंटेंसिटी आई ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। Here theta is the angle between the transmission axis of the analyzer and the polarizer.
तो ये थीटा किसके दरमियान एंगल है? ये थीटा है पोलराइजर के एक्सेस और एनालाइजर के एक्सेस के दरमियान। पोलराइजर का एक्सेस अगर यहाँ पे वर्टिकल दिखाया गया है तो एनालाइजर का थोड़ा सा टिल्टेड दिखाया गया है। तो इन दोनों के दरमियान ये लाइन यही है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका नाम है थीटा, और वही फार्मूले में आपको नजर आ रहा है। तो बेटा इस फार्मूले को ड्राइव कैसे करना है ये बाद में देखेंगे, पहले इसकी स्टेटमेंट दोबारा सुने, जो मैंने बोली है आप इसे दोबारा सुने वीडियो को, और फिर इंशाल्लाह क्लियर होगा। आगे चलते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्या बोला था जी, ये फार्मूला आपने याद करना है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस के थीटा, और यहां से आपने ये स्टेटमेंट बना लेनी है, द इंटेंसिटी आई ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, ये आई की बात होगी इतनी इतनी, ठीक हो गया। ये इतनी इतनी बात किसकी होगी जी, द इंटेंसिटी यहां से लेकर यहां तक आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर, यहां से लेकर यहां तक किसकी बात होगी जी। अच्छा आगे भी इसी के बारे में, द इंटेंसिटी आई ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर, यहां तक एनालाइजर तक, ये आई की बात होगी। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द स्केयर ऑफ द कोसाइन, सिर्फ कॉस के नहीं बल्कि उसके स्केयर के, स्केयर ऑफ द कॉस ऑफ द एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा की बात होगी आगे। ये एंगल थीटा किसके दरमियान है, बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सेस, किस किस का ट्रांसमिशन एक्सेस देख रहे हैं, एक तो एनालाइजर का, एनालाइजर कौन है, ये सेकंड पोलराइड है, दूसरे नंबर पर जो रखा होता है उसको कहते हैं एनालाइजर, और पोलराइजर कौन है, जो पहला पोलराइजर है फर्स्ट पोलराइड, दो ही पोलराइड रखे हुए हैं। और अगर आप ये लेक्चर सीक्वेंस से सुनेंगे फिर आपको समझ आएगी, अगर आप तरतीब खराब कर देंगे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर तरतीब वाइज अगर सुनेंगे, पहला लेक्चर पोलराइजेशन के ऊपर, दूसरा पोलराइजेशन की डिटेक्शन, और तीसरा ब्रिस्टर लॉ, और चौथा मैलस लॉ, तरतीब आपने नहीं छोड़नी अगर आप सही तरह समझना चाहते हैं। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कैसे आ गया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया तो वहां कांस्टेंट लगाया, और ये कांस्टेंट आई नॉट है, इसे हम साबित भी करेंगे इस फार्मूले को, यही मैथमेटिकल फॉर्म है, एम एफ मतलब मैथमेटिकल फॉर्म है मैलूस लॉ की, ठीक हो गया। तो बच्चों इस आई का क्या मतलब है, यहां आई से मराद है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर, जो एनालाइजर से गुजरी थी लाइट उसकी इंटेंसिटी यानी रिड्यूस्ड इंटेंसिटी, और आई नॉट से मराद ओरिजिनल इंटेंसिटी है, यानी वो इंटेंसिटी जो आने वाली पोलराइज्ड लाइट की है। अब ये पोलराइज्ड लाइट क्यों लिखा हुआ है, इसे अनपोलराइज्ड क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बेटा ये वो लाइट है जो एनालाइजर की तरफ आ रही है। तो याद रखें एनालाइजर की तरफ आने वाली लाइट को हम अनपोलराइज्ड नहीं कह सकते, क्योंकि एनालाइजर की तरफ आने वाली लाइट पहले पहले पोलराइज्ड से होके आती है, तो पहले पोलराइड से जब होकर आएगी तो वो पहले ही प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से एनालाइजर के अंदर आने वाली लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हम जब मुकाबला कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दो इंटेंसिटीज का कर रहे हैं, एक वो इंटेंसिटी लाइट की वो शिद्दत जो एनालाइजर के अंदर गुजर रही है जिसका नाम आई नॉट रखा हुआ है ओरिजिनल इंटेंसिटी, और दूसरी वो इंटेंसिटी जो एनालाइजर के अंदर से लाइट पास करने के बाद हासिल होती है, जो कि हमेशा कम होती है, क्योंकि एनालाइजर खुद एक पोलराइजर है, यानी एनालाइजर खुद एक पोलराइड है, वहां से लाइट जब भी पास करेगी अगर वो थोड़ा सा एंगल भी रखे तो लाइट का कुछ ना कुछ कंपोनेंट अंदर जज्ब जरूर होगा, ठीक है। और थीटा के बारे में क्लियर कर लें कि थीटा कौन सा एंगल है, ये दोनों एक्सेस के दरमियान है, एनालाइजर का एक्सेस और पोलराइजर का एक्सेस। तो ये पीछे आपने दोबारा देखना, क्लियर हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, तो मैलूस लॉ ने हमें मैथमेटिकल रिलेशन दिया है किसके दरमियान, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो लाइट जो इंसिडेंट की है आपने पोलराइज के ऊपर, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो ट्रांसमिट हुई है सेकंड पोलराइजर से, इनके दरमियान उन्होंने क्या दिया है, रिलेशन दिया है आपको, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आई नॉट है, और यहां से जो मिल रही है वो आई है,
आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा, ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है। तो ये होगी इसकी एक्सप्लेनेशन में पहली 2-4 लाइनें, आगे इसकी डेरिवेशन करवाते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक वाइज डायग्राम है, इसको जरा ध्यान से देखो। इसमें अनपोलराइज लाइट को आपने सबसे पहले इनिशियल पोलराइजर से गुजारना है और उसके बाद एक एनालाइजर से गुजारना है। एनालाइजर के अंदर से गुजरने के बाद लाइट की इंटेंसिटी का नाम आई बन जाएगा और वो फार्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस का डेटा हमने साबित करना है। और ये देखें पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी लिखी है, पोलराइज लाइट विद इंटेंसिटी आई नॉट। ठीक है, तो ये आई नॉट है और ये आई है। तो ये क्या लिखा हुआ जी, एनालाइजर इज आल्सो अ पोलराइड। एनालाइजर खुद भी क्या होता है, एक पोलराइड, जो किसके बाद रखा होता है, पोलराइजर के बाद रखा होता है। और आप एनालाइजर को रोटेट करके इंटेंसिटी यानी शिद्दत बदल सकते हैं ट्रांसमिटेड पोलराइज लाइट की। अगर आपने रोटेट इस तरह से कर रखा है कि आपकी एनालाइजर के अंदर से जो गुजरने वाली लाइट थी उसके पास वर्टिकल प्लेन थी, ऐसे वर्टिकल प्लेन, और अगर आपके एनालाइजर ने अभी अपने पास एक्सेस वर्टिकल कर रखे हैं, यानी आपने इस तरह से रोटेट किया कि आपके एनालाइजर के भी एक पास एक्सेस वर्टिकल है, तो फिर तो ये वर्टिकल लाइट अंदर से गुजर जाएगी और जब गुजर जाएगी तो आपको फिर नजर भी आएगी। लेकिन अगर इस तरह से हुआ हुआ है कि आपने अपने एनालाइजर को रोटेट कर रखा है और रोटेशन के बाद आपके एनालाइजर के अंदर जो पास एक्सेस हैं वो वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल हैं, तो फिर आपकी ये लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब, और आपको कोई भी लाइट नजर नहीं आएगी बच्चे। और जब नजर नहीं आएगी तो इसका मतलब कि वो अंदर जज़ब होगी है। और ये पीछे लेक्चर्स में हम यही कवर करते रहे हैं। इट कैन बी यूज टू रिड्यूस या एडजस्ट, तो ये एनालाइजर इस्तेमाल किया जा सकता है कम करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बाय चेंजिंग द एंगल थीटा। तो ये हम देखेंगे एंड पे कि एंगल जीरो करने पर, यानी आप अगर इस तरह ही रहने देंगे जिस तरह का पहला पोलराइजर है बिल्कुल सेम उसी तरह ही एनालाइजर को रखेंगे तो फिर सारी लाइट अंदर से पास कर जाएगी। यानी थीटा अगर जीरो रखेंगे तो आप देखेंगे सारी लाइट पास कर जाएगी, और जब थीटा आप 90 करेंगे तो फिर आपकी कोई लाइट पास नहीं करेगी, नो लाइट। तो ये बेटा आपने इसको जरा रीड कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो पोलराइड्स होते गए हैं, बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इस पर पिछले लेक्चर भी था। तो पोलराइड्स आर मटेरियल्स, जिसमें कौन कौन शामिल है, इसकी तस्वीर भी मैंने लगाई थी, टोरमालिन की और उसके बाद कैल्साइट क्रिस्टल्स की। तो ये कन्फाइंड वाइब्रेशन रखते हैं लाइट की, जो सिर्फ एक ही प्लेन को गुजरने देती हैं। दिस मटेरियल्स हैव हाई डायरेक्शनलिटी इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर जो डायरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, एक ही तरफ रहती है, मतलब इनके अंदर पास एक्सेस होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही तरफ वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेन जो उन पार्टिकल्स जैसी वाइब्रेशन रखेगी सिर्फ वही पास कर पाएगी, बाकी ऑब्जर्व हो जाएंगी। और आप नेचुरल तरीकों से भी पोलराइजेशन करवा सकते हैं, रिफ्लेक्शन से, जैसे पिछला आर्टिकल था, रिफ्रैक्शन से, और स्कैटरिंग से भी करवा सकते हैं। स्कैटरिंग का मतलब यही है जिस तरह लाइट स्कैटर करती है और अपने 7 कलर्स में बढ़ जाती है। ठीक है, इफ अ पीस ऑफ पोलराइड यानी एनालाइजर इज रोटेटेड इन फ्रंट ऑफ ऑलरेडी प्लेस्ड पोलराइज्ड लाइट, यानी अगर पहले से मौजूद पोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट फर्ज कर लें, अगर उसके आगे आप एक एनालाइजर को रोटेशन देंगे यानी घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो जो इंटेंसिटी होगी ट्रांसमिटेड लाइट की, यानी जो इंटेंसिटी होगी फिर ट्रांसमिटेड लाइट की, ये ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी ये वेरी करेगी, बदलेगी, मतलब चेंज होगी, डिपेंड करेगी कि आपने कितना रोटेट किया अपने एनालाइजर को। तो यही है ना हमारा लॉ आज का। तो बेटा इसकी डेरिवेशन देखते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले ये जो लाइट आई थी उसका एम्पलीट्यूड देखना है, और आपको पता है कि ये अगर लाइट है तो इसके पास एम्पलीट्यूड भी होगा। तो इसका एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड यही समझ लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला फासला, इसकी मीन पोजीशन से ये फासला एम्पलीट्यूड। तो जो लाइट आई है बेटा उसका एम्पलीट्यूड हम फर्ज कर लेते हैं ए नॉट। ठीक है, और क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी थी ना आई नॉट, तो एम्पलीट्यूड को हमने ए नॉट फर्ज कर लिया। वो पोलराइज लाइट के एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ जो पीछे से आ रही है एनालाइजर के अंदर। और उसके बाद बेटा आपने एंगल भी तो बनाया था एक, याद है,
और आपके एनालाइजर का एक्सेस इस तरफ और आपके पोलराइड का, यानी पहले पोलराइड का एक्सेस वर्टिकल था, तो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा था, याद है? ये एंगल था इनके दरमियान, एंगल था थीटा। अब मुझे ये बताएं कि अगर इसका नाम हमने ओरिजिनल एम्पलीट्यूड रखा हुआ ए नॉट, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? ये देखो, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? वर्टिकल। और इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यानी ए नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट, ए नॉट वाई। और ए नॉट वाई को आप खोलें तो ये बनता है ए नॉट साइन थीटा। बेटा जिन बच्चों को ये नहीं पता चला कि ये कैसे रिजॉल्व किया है, तो कंपोनेंट की रेजोल्यूशन जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं हम, तो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अगर फोर्स थी, याद आ जाएगा आपको, इससे छोटी क्लास में यही डायग्राम थी। तो फोर्स को आपने रिजॉल्व किया था जब इसका एंगल बना था एक्स एक्सिस के साथ, तो आपने तब कहा था कि सर ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका नाम आपने रखा था एफ वाई, और एफ वाई को खोला था एफ साइन थीटा। और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना था, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, और इसे आपने खोला था एफ एक्स, और एफ एक्स को खोल के लिखते हैं एफ कॉस थीटा। जो भी एंगल यहाँ बन रहा होता है उसे साथ लिखते हैं। और थीटा के सामने वाला हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, याद रखना है। थीटा के सामने वाला हमेशा कौन सा होता है जी? वर्टिकल कंपोनेंट। और ये ए नॉट वाई यानी ए नॉट साइन थीटा, इधर लिखने की बजाय हम इधर भी लिख सकते हैं, तो आपकी बुक ने इधर भी लिख दी है। तो अब ये बताएं कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो पास कर जाएगा और वो कौन सा कंपोनेंट है जो अंदर जज़ब हो जाएगा। बेटा सोचें, आपका एनालाइजर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे, तो कौन सा कंपोनेंट है जो पास करेगा? ज़ाहिर है वही कंपोनेंट पास करेगा, एम्पलीट्यूड का वही कंपोनेंट पास कर पाएगा जो बिल्कुल पैरेलल है आपके एनालाइजर के पास एक्सेस के। तो आपका एनालाइजर ये है, ये एनालाइजर की लाइन है, ये वाली, ये एनालाइजर है, और ये वाला जो है ना, ये सीधी लाइन, ये पहले पोलराइड का एक्सेस था। नहीं तो दोबारा डायग्राम देख लो पीछे जाके आपने। तो अब बताएं फिर कौन पास करेगा? तो ये बेटा इसके अंदर से पास कर जाएगा, ठीक है, ये तो पास कर जाएगा, लेकिन ये पिछला, ये जो है ना पास नहीं कर पाएगा, ये वाला ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। इस ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का आपने देखना, क्योंकि ओरिजिनल एम्पलीट्यूड के दो टुकड़े हो गए हैं, इसके दो हिस्से हो गए, अब इनके हिस्सों को देखना आपने, ठीक है। अब कौन सा हिस्सा इसका पास करेगा और कौन सा नहीं करेगा ये देखना है। तो ए नॉट कॉस थीटा पास कर गया, तो फिर कौन पास नहीं किया? ये वाला, ये वाला फिर कहाँ चला गया? ये एनालाइजर के अंदर जज़ब हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब्ड बाय एनालाइजर, ठीक है, ये ऑब्जॉर्व हो जाएगा। कौन करेगा इसको ऑब्जॉर्व? बेटा शाबाश, एनालाइजर करेगा। तो ए नॉट साइन थीटा ऑब्जॉर्व हो गया, ए नॉट कॉस थीटा बच गया। अब आगे सुने, अब आगे डेरिवेशन करने के लिए आपको एक चैप्टर 7 का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चैप्टर नंबर 7 आपकी इसी किताब का, जिसमें आर्टिकल है आपके पास 7.10, आर्टिकल का नाम है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इस आर्टिकल में आपने क्या सीखा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब ये देखें, अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड है, मतलब एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ाने से इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है, और एम्पलीट्यूड को 4 गुना बढ़ाने से इंटेंसिटी 16 गुना बढ़ जाती है। तो आप इस डायरेक्ट रिलेशन को अगर देखें तो यहाँ से कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं K, और K को हम अज्यूम करेंगे 1। K की वैल्यू, वैसे तो आपको पता है K की वैल्यू डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो वेव एंड मीडियम पर, लेकिन हम ये अपने केस में लाइट की पोलराइजेशन केस में K की वैल्यू 1 अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, और हमारा फार्मूला बन जाएगा इंटेंसिटी का I इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये पहले याद रखना आपने। और एक और चीज़ कि आपकी ओरिजिनल इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा? ओरिजिनल इंटेंसिटी का फार्मूला हम बनाएंगे ए नॉट स्क्वायर, ठीक हो गया जी।
ये दो फार्मूले तो पहले आपने याद रखने हैं, जो पिछले चैप्टर से, चैप्टर 7 से हमने लिए हैं, उधार लिए हैं उससे, ताकि हम अपनी डेरिवेशन कर सकें। तो बेटा अब ज़रा आगे चलते हैं। अब आपको वही डायग्राम जो पहले नंबर पर दिखाई थी वो नज़र आ रही है, और इस डायग्राम में ये ए नॉट कॉस ईटा नज़र आ रहा है जी, और ये एक्सेस कौन सा है, ये एनालाइजर का एक्सेस है। ये वाली लाइन असल में बुक ने दिखाई हुई, जो मैंने आपकी बुक की डायग्राम लगाई हुई है, तो ये वाली लाइन आपको मैंने यहाँ पे दिखाई है जी, ये वाली लाइन। और ये सीधी लाइन की तरह, ये सीधी लाइन जो है, ये सीधी लाइन ये है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, और ये आपको पता है एनालाइजर की टेढ़ी लाइन है, और थीटा बन रहा है इन दोनों के दरमियान, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सेस। कौन कौन सा एक्सेस, एक पहले पोलराइड का एक्सेस और दूसरा एनालाइजर का एक्सेस। थीटा के सामने वाला ये था आपके पास ए साइन थीटा, और ए नॉट साइन थीटा हो गया था अब्जॉर्ब, ये हो गया था ब्लॉक्ड या अब्जॉर्ब लिख लो, और सिर्फ यही पास कर पाया था। अच्छा, अब आपने ये पीछे फार्मूला इस्तेमाल कर किया है, अभी भी मैंने आपको बताया है कि मैंने ये आपको पीछे प्रूव किया है कि आई यानी इंटेंसिटी बराबर है एम्पलीट्यूड के स्केयर के। आई नॉट का अगर फार्मूला लिखें तो एम्पलीट्यूड भी ए नॉट कर लेना है, और अगर हम इसी तरह सिमिलरली इसी तरह से अगर हम आई का लिखें तो आई किसके बराबर आएगा बच्चों, आई ए स्केयर के आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है अभी एम्पलीट्यूड आपका किसके बराबर आया पीछे, अभी डायग्राम से क्लियर हुआ है कि आपका एम्पलीट्यूड जो पास किया है वो तो सिर्फ और सिर्फ ए नॉट कॉस थीटा ही है, क्योंकि ए नॉट साइन थीटा तो जज़ब हो गया था, तो इस वजह से अब आपके पास इंटेंसिटी आई बच जाएगा, इंटेंसिटी आई बराबर है, ए की जगह लिखना है ए नॉट कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लें जी, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे ज़रा बताएं, अभी मैंने पीछे लिखा भी हुआ है कि ये जो ए नॉट स्क्वायर है, ए नॉट स्क्वायर ये किसके बराबर है, क्या ये आई नॉट के बराबर नहीं है, बिल्कुल ये आई नॉट के बराबर ही साबित किया भी, तो ये तो फिर बन जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यही वो फार्मूला था जिसकी तलाश थी हमें जी, बिल्कुल यही वो फार्मूला था जिसे हमने साबित करना था, और इसी को हम कह रहे थे मैलूस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये हमें रिक्वायर्ड था और ये हमने साबित कर लिया। ये मैलूस लॉ क्या कह रहा है कि इंटेंसिटी उस लाइट की जो ट्रांसमिट हुई, जो निकली एनालाइजर से, यानी आई की बात कर रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि आई नॉट तो कांस्टेंट है तो इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहेंगे, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, चलो इस मार्कर से लिखता हूँ जी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसे स्टेटमेंट में आपने बोला था कि इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द ट्रांसमीटर after transmitting through the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of the angle theta, and theta is the angle between the transmission axis of polarizer and analyzer। तो बेटा ये होगी हमारी डेरिवेशन कंप्लीट। आगे देखते हैं, आगे यही डेरिवेशन आपको नोट्स की फॉर्म में भी दी हुई है, यहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ मैंने पीछे करवाई है वो ज़रा ज़्यादा आसान है, इधर ज़रा बस लिखा ही हुआ है, बाकी समझाई मैंने उधर, आप वो वाली कर लें, ठीक है, जो पीछे हुई है। अब इसके दो केसेस देखते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस 1 में हम ये देखेंगे कि अगर थीटा 0 हो तब क्या होगा। थीटा 0 होगा मतलब ये है कि अगर आपने अपने पोलराइजर को इस तरह रखा हुआ था कि उसके अंदर वर्टिकल पास एक्सेस थे, और एनालाइजर को भी इसी तरह रखा हुआ था,
उसको रोटेट आपने अभी नहीं किया, या रोटेट करते हुए आपका इस तरह की पोजीशन बन गई, ओरिएंटेशन बन गई कि एनालाइजर और पोलराइजर दोनों के वर्टिकल एक्सेस हैं और दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 0, क्योंकि थीटा किसके दरमियान एंगल है, दोनों के एक्सेस के दरमियान। इस वक्त दोनों के एक्सेस पैरेलल हैं, तो अगर यहां से आप वर्टिकल लाइट भेजेंगे, ऐसे ऐसे लाइट भेजेंगे, तो बेटा यहां से अगर निकल आएगी तो इधर से भी तो निकल आएगी, दोनों में से लाइट बाहर निकल आएगी तो आपको लाइट नजर आ जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला भी यही कह रहा है कि लाइट नजर आनी चाहिए, और जो लाइट यहाँ पे मिलेगी, जो जो इंटेंसिटी आई नॉट यहाँ मिलेगी, वही इंटेंसिटी आई नॉट यहाँ मिलेगी आपको। ठीक है, अगर ये पहले लाइट थी 100% शिद्दत रखती थी, और यहाँ से पहले पोलराइड के अंदर से बाकी तमाम लाइट्स जज़ब हो गई, जो हॉरिजॉन्टल वाली थी वो जज़ब हो गई, इस तरह वाली, सिर्फ वर्टिकल वाली बची। हॉरिजॉन्टल वाली जज़ब होने के बाद अब जो आई नॉट है वो 50% बच रहा है। ठीक है, यानी इंटेंसिटी अब आपकी आधी रह गई है, ज़रा आधी रहनी थी, पोलराइड के अंदर से गुजरी है लाइट, तो पोलराइड ने सारी प्लेन थोड़ी निकलने देनी है, उसने तो बस एक ही निकलने देनी है। तो मान लो कि उसके पास दो प्लेन थी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और इसने वर्टिकल को निकलने दिया और हॉरिजॉन्टल को जज़ब कर लिया, जिसकी वजह से आपकी आई नॉट बनी 50%। अब आगे अगर एनालाइजर को आपने इसी तरह से रहने दिया, तो एनालाइजर के अंदर से फिर ये वर्टिकल लाइट पास कर जाएगी, और फिर आपको जो इंटेंसिटी रिसीव होगी, यानी जो आपका आई होगा, वो भी आई नॉट के बराबर ही होगा, यानी फिर आपको 50% लाइट रिसीव होगी जितनी पहले हो रही थी। लेकिन अगर आपने अपने पोलराइजर को इसी तरह रहने दिया, लेकिन एनालाइजर को रोटेट कर दिया इस तरह से कि इसके अंदर जो वर्टिकल एक्सेस हैं वो आपके पैरेलल हो गए, यानी हॉरिजॉन्टल हो गए, तो अब आपकी लाइट के पास इसी तरह से दो तरह की प्लेन्स या वाइब्रेशंस हैं, और वर्टिकल वाली अब अंदर से पास कर जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाली ब्लॉक हो जाएगी। तो अब एनालाइजर क्योंकि आपने इस तरह से प्लेस कर दिया हुआ है कि अब आपके दोनों एनालाइजर और पोलराइड्स के एक्सेस के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 बेटा आपको पता है 0 होता है। पहले cos 0 क्या होता था, पहले cos 0 1 था, इसीलिए आपका आंसर मैक्सिमम आया था। ठीक है, ये देखिए मैथमेटिकल साबित भी किया हुआ, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्केयर थीटा, थीटा की जगह जब 0 पुट करेंगे तो cos स्केयर 0, और cos 0 1 होता है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे देखें, जैसे 90 एंगल आया तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कोई लाइट नज़र नहीं आएगी। आप एनालाइजर के बाद जब देखेंगे तो अंधेरा नज़र आएगा, उसकी वजह क्योंकि अब एनालाइजर ने उस वर्टिकल प्लेन को भी जज़ब कर लिया है, क्योंकि एनालाइजर सिर्फ उसी को पास करेगा पोलराइजर की तरह जो उसके एक्सेस के पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें, cos 90 0 होता है, तो आपकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो केस नंबर 2 में आपने ये लिखना है, केस नंबर 2 में मिनिमम इंटेंसिटी, केस नंबर 1 में मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो कब मिलती है मैक्सिमम इंटेंसिटी? जब थीटा होता है 0, ये एमसीक्यू याद रखना है। और कब मिलती है मिनिमम इंटेंसिटी, सबसे कम इंटेंसिटी लाइट की कब मिलती है? जब थीटा होता है 90। तो बेटा ये आपका हो गया आर्टिकल कंप्लीट। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।